नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 90 नंबर पार्ट में आपका मोस्ट वेलकम। आज आप और हम लोग क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पर चर्चा करेंगे, यानी जीन विनिमय की क्रिया। आपने देखा कि मॉर्गन ने बताया था कि ध्यान होगा इनकम्प्लीट लिंकेज में न्यू रिकॉम्बिनेट फॉर्म हुए थे, नए पुनर्संयोजन का निर्माण हुआ था। मैं आपको मेज या मक्का में बताकर आया था। तो मेज और मक्का में बताया था कि न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होते हैं, नए पुनर्संयोजन बनते हैं। तो ये न्यू रिकॉम्बिनेंट जो बनते हैं या न्यू रिकॉम्बिनेंट या नए पुनर्संयोजन बने, वह किस कारण से बने थे? आपको ध्यान होगा तो उस समय मैंने क्रोमोसोम्स के बीच में आपके सीधे सीधे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करा के नए पुनर्योजन का निर्माण किया था। ध्यान है? तो वही पूरी की पूरी क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है वो किस दौरान होती है? जो मियोसिस प्रोसेस होती है, सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान मुख्य रूप से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिनके फलस्वरूप न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो उस क्रिया को मुख्य रूप से किस प्रकार से समझाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आप और हम लोग डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा क्या होती है। हर चीज का शुभारंभ जो किया जाता है डेफिनेशन से किया जाता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं? तो बताया जाता है दो समजात गुणसूत्र के, लिख लीजिए, दो समजात गुणसूत्र, ब्रैकेट में लिख दीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम, दो समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहा जाता है। जीन विनिमय कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए डेफिनेशंस को। दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों के आदान प्रदान को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहा जाता है या जीन विनिमय की क्रिया कहा जाता है। इस शब्द का यूज सबसे पहले मॉर्गन और कैस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1912 में मुख्य रूप से किया था। क्या? 1912 में मुख्य रूप से इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक मॉर्गन तथा कैस्टर ने किया था। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, शब्द का प्रयोग मॉर्गन तथा कैस्टल ने 1912 में किया था तथा क्रॉसिंग ओवर का विस्तृत अध्ययन डार्लिंगटन ने 1955 में किया था। कब किया था?
1955 में मुख्य रूप से किया था। मतलब कि सीधे सीधे कह दिया कि मॉर्गन और कैस्टल ने मुख्य रूप से इस वर्ड को दिया, क्रॉसिंग ओवर वर्ड को। लेकिन डिटेल में स्टडी जो की थी, डिटेल में स्टडी की थी, वो किस साइंटिस्ट ने की थी? किसने? डार्लिंगटन वैज्ञानिक ने 1955 में मुख्य रूप से किया था। तो ये मॉर्गन मुख्य रूप से जब मक्का पे ले लो, मीठी मटर पे ले लो, या ड्रोसोफिलापा जब स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी के दौरान इनको मिला के वास्तविक तौर पर सहलग्न जो जीन हैं, कुछ सहलग्न जीन मुख्य रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पर अलग अलग हो गए, जिसके कारण मुख्य रूप से न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हो गए, नए पुनर्संयोजन बन गए। तो इसी चीज को वहां वैज्ञानिक ने इनकम्प्लीट लिंकेज नाम दे दिया था। जब इन्होंने देखा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर इन्होंने जब डिटेल स्टडी की, तो स्टडी के दौरान पता चला कि मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के दौरान मुख्य रूप से इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट्स के एक्सचेंज हो गए, आदान प्रदान हो गया, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से नए पुनर्संयोजन का निर्माण होता है। ऐसा मुख्य रूप से इन वैज्ञानिक का मानना था। तो ये क्रिया किस प्रकार से बताई जाती है वह आप देखें। इस क्रिया को सिनेप्सिस के रूप में बताया जाता है, डुप्लीकेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स के रूप में बताया जाता है, यानी कि गुणसूत्रों का द्विगुणन। तीसरा, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। और चौथा, टर्मिनलाइजेशन यानी उपांति भवन पाया जाता है। इन 4 पॉइंट्स में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया या जीन विनिमय की क्रिया समाप्त होती है। तो इसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं क्रिया को बताता हूं। देखिए, तो देखें, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो फर्स्ट सिनेप्सिस, जिसको संयुग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुग्मन हिंदी में। सेकंड पॉइंट होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात गुण सूत्र का द्विगुणन। तीसरा जो पॉइंट होता है वह है क्रॉसिंग ओवर, अर्थात जीन विनिमय। और फोर्थ पॉइंट जो होता है वह है टर्मिनलाइजेशन। कौन सा पॉइंट होता है? टर्मिनलाइजेशन, अर्थात हिंदी में कहा जाता है उपांति भवन। देखिए, तो एक एक करके आप पॉइंट सुनेंगे, बिल्कुल सिंपल उसमें बताऊंगा कॉम्पिटिशन बेस के आधार पर, मतलब बहुत अच्छा किस तरीके से होता है। सबसे पहला सिनेप्सिस पॉइंट्स। सिनेप्सिस पॉइंट्स में बताया जाता है कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सबसे पहले लंबाई में जुड़ जाते हैं और वाइवेलेंट गुणसूत्र बनाते हैं। इस जोड़े को क्या कह देते हैं? वाइवेलेंट गुणसूत्र कहा जाता है। तो वही लिखिए, लिखिए नहीं, सॉरी, डायग्राम में आपको बना रहा हूं। देखिए, अलग अलग कलर से डायग्राम बना दूंगा मैं। ये मुख्य रूप से सेंट्रोमियर बना दिया। दूसरा देखिए, जो होमोलोगस था,
अब उसको मैं जोड़ रहा हूं, संयुग्मन सिनेप्सिस प्रोसेस है चूंकि। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या हुआ, लंबाई में जुड़ जाते हैं। क्या क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से किस में जुड़ जाते हैं, लंबाई में जुड़ जाते हैं। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आप और हम लोगों में किस में जोड़ दिया, लंबाई में जोड़ दिया। देखिए इन सेगमेंट्स के खंडों को मैं नाम दे देता हूं, ये ए बी, ए बी, क्लियर, ए बी, ए बी। तो स्वाभाविक है कि आपको जब लंबाई में जुड़ी तो इस क्रिया को तो क्या कह दिया, सिनेप्सिस कह दिया गया। और गुणसूत्र के जो जोड़े दिखाई दे रहे हैं वो बाइवेलेंट स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, बाइवेलेंट स्थिति में मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हुआ, क्लियर। तो इस चीज को देखें, ये जो अवस्था होती है यह मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन फेज में होती है। ये कब होती है, मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन अवस्था में, क्लियर। अब दूसरा लिखा है सीधे सीधे गुणसूत्र का द्विगुणन यानी डुप्लीकेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनके बीच, नॉन सिस्टर मतलब एक क्रोमोसोम यहां से यहां तक है, देखिए जो ब्लू कलर का है वो एक क्रोमोसोम है, दूसरा ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है। ये जो हैं ये वाले, ये वाला, ये जो हैं ये आपके क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट्स के बीच में एक्सचेंजेशन होता है, आदान प्रदान होता है। उसी प्रोसेस को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहा गया था। क्या कहा गया था, क्रिया कहा गया था। तो डुप्लीकेशंस में क्या बताया जाता है कि डुप्लीकेशन जो फेज होती है वह मियोसिस फर्स्ट के पैचिटिन अवस्था में मुख्य रूप से होती है। किस अवस्था में होती है, ये जो अवस्था, ये जो पॉइंट है ये मियोसिस फर्स्ट के किसमें, पैचिटिन अवस्था में मुख्य रूप से होता है। इसमें क्या होता है तो देखें, क्रोमोसोम लंबाई में मुख्य रूप से विभाजन होता है। इनका लंबाई में मुख्य रूप से विभाजन शुरुआत होता है और लंबाई में विभाजन धीरे धीरे सेंट्रोमियर से होते हुए किनारे की ओर चला जाता है। तो किस प्रकार से होता है, देखिए एक क्रोमेटिड तो ये है ही, इसका सेगमेंट ए और बी। दूसरा देखिए ये देखिए, क्लियर, बिल्कुल डायग्राम से देख लीजिए। क्रॉस बन गया, क्या बन गया, क्रॉस बन गया। तो क्रॉस के दौरान ये देखिए ये सेगमेंट बी इधर पहुंचा और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का ये सेगमेंट मुख्य रूप से क्या, ये इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्या बना, क्रॉस बना। सबसे पहले मुख्य रूप से क्या होता है, सबसे पहले इनके बीच में मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाता है कि यहां आपका ये बना दूं मैं सेंट्रोमियर। ये क्या बनाया मैंने, सेंट्रोमियर मुख्य रूप से बनाया।
तो इस दौरान अभी पूरा विभाजन नहीं दर्शाया गया है। जब किनारे से मुख्य रूप से हो रहा था तो कुछ स्थानों पर विभाजन को इस प्रकार से, एक लकड़ी को ले इस प्रकार से बांस की लकड़ी को धीरे धीरे फाड़ते लाएंगे तो कुछ स्थानों पर उनके फाइबर्स जुड़े हुए नजर आते सीधे सीधे, यदि आप देखेंगे करके तो जुड़े हुए नजर आते। तो यही स्थिति मुख्य रूप से जुड़े हुए नजर आए। तो इस स्थिति में मुख्य रूप से एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि दो जो दिखाई देते थे उस अवस्था में अपने मुख्य रूप से इसको क्या कहा, सीधे सीधे बाइवैलेंट स्थिति कह रहे थे। इस अवस्था में जब विभाजन हुआ तो मुख्य रूप से क्या होता है कि चार बन जाते हैं, तो टेट्रावैलेंट स्थिति आती है। कौन सी स्थिति आती है? डुप्लीकेशन के दौरान टेट्रावैलेंट स्थिति आई। ये अवस्था कब हुई? मियोसिस फर्स्ट की पैचिटिन उप अवस्था में मुख्य रूप से होती है। तो उस दौरान क्या, देखिए तीसरा पॉइंट चल रहा है क्रॉसिंग ओवर या जीन में। उस दौरान विभाजन हुआ तो अलग अलग हो गए, लेकिन अलग हुए तो उस दौरान कुछ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से सेगमेंट उनके जुड़ गए, जुड़े हुए नजर आए। तो जुड़े हुए नजर आए, इसका मुख्य रूप से ऊपर गया, उसका नीचे आया, यानी कि क्रॉस बन गया, कैंची जैसी स्थिति बन गई। कैसी बन गई? कैंची जैसी स्थिति बन गई। तो उसी अवस्था को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया? क्रॉसिंग ओवर कहा गया। यानी ये अवस्था जो हुई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखिए ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये वाला और ये वाला, क्या नॉन सिस्टर? तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो बाइवैलेंट था, प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में विभाजित होता, चार क्रोमेटिड बनाता, उसको तो क्या कहा गया था? डुप्लीकेशन कहा गया था। क्या? तो चार समजात गुणसूत्र दिखाई दी, इस अवस्था को क्या कह दिया? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन मुख्य रूप से इस अवस्था में कुछ स्थानों पर इनके क्रॉस स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रॉस स्पष्ट दिखाई देते हैं, जहां पर क्रोमेटिड टूटकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्रोमो जब विभाजन हुआ तो टूटे होंगे सेगमेंट क्रोमेटिड के, तो इसके कारण क्या हुआ? इसका इससे जुड़ गया और इसका मुख्य रूप से इससे जुड़ता है। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से हुआ? देखिए ये तो आपका है ही ए और बी, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। इसका ये वाला पॉइंट यहां ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब इसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई तो सीधे सीधे मुख्य रूप से फिर उपांति भवन या टर्मिनाइजेशन की क्रिया होती। तो टर्मिनाइजेशन की क्रिया में सीधे सीधे ये अलग अलग हो जाते। कैसे हो जाते? अलग अलग होते। तो देखिए कैसे होंगे अलग अलग। ये वही है पुराना, ठीक है। यहां से अब मैं यहां से दूसरी डॉट का उपयोग कर रहा हूं। ये देखिए ये बी और ये क्या था? ए, पूर्व का, ठीक है। ये हुआ। अब देखें देखिए बिल्कुल, ये देखिए अब इसका दूसरी डॉट का उपयोग कर लिया तो क्या देखा कि यहां ये क्या कंडीशन थी? स्मॉल बी कंडीशन थी। ये ए है ही, ये भी ए है और ये बी है। यानी कि सीधे सीधे ये जो क्रोमोसोम्स थे ये वाले, ये क्रोमोसोम्स क्या थे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे। कैसे थे बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का आदान प्रदान हो गया। ये देखिए आदान प्रदान हुआ कि इसका खंड इससे जुड़ गया और इसका खंड इससे जुड़ गया। क्या जुड़ गया ना? सीधे सीधे देख लीजिए पहले।
और ये अलग हो गए। तो स्वाभाविक है ये कहां से अलग हुए, ये जो आप टर्मिनाइजेशन बता रहे हैं, ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था किस में होती है, डिप्लोटिन म्योसिस की जो डिप्लोटिन फेज होती है, म्योसिस फर्स्ट में जो डिप्लोटिन फेज आती है उसमें मुख्य रूप से टर्मिनाइजेशन या उपांति भवन की क्रिया होती है। खंडों के आदान प्रदान के बाद, सुन लीजिए कैसे बताना है इसको, सेगमेंट्स के एक्सचेंजेशंस के बाद होमोलोगस गुणसूत्र के एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। होमोलोगस गुणसूत्र क्या हुए, अलग हुए, किंतु अभी भी ये कुछ स्थानों पर जुड़े दिखाई देते हैं। उन स्थानों को क्याजमेटा, देखिए ये अलग हो रहे थे, तो इन ये जो स्थान हैं जुड़े हुए, इन्हीं स्थानों को क्या कहा गया, क्याजमेटा। क्या कहा गया, क्याजमेटा मुख्य रूप से कहा जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये क्या है, क्याजमेटा है। तो क्याजमेटा वाले स्थानों पर जुड़े हुए उसी स्थान से ये गुणसूत्र टूटे और टूटने के फलस्वरूप इसका नॉन सिस्टर का एक का दूसरे में, पहले का दूसरे से मुख्य रूप से जुड़ जाता है। तो वही मैंने यहां से टूटे इस प्लेस से, देखिए ये जिस प्लेस पर क्याजमेटा था उसी प्लेस पर टूटे, टूटने के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या किया गया कि ये जो बी वाला पॉइंट्स था, ये वाला, ये टूटकर ऊपर वाले से जुड़ गया और ऊपर वाला टूटकर मुख्य रूप से नीचे वाले से जुड़ जाता है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये अवस्था कहां हुई, डिप्लोटिन अवस्था में हुई। तो उपांति भवन में क्या होता है, क्याजमेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग से किनारे की ओर सरकते हैं कि ये क्याजमेटा मुख्य रूप से धीरे धीरे बाहर की ओर जाते, किनारे की ओर जाते हैं और अलग अलग बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। कैसे हो जाते हैं, जिस प्रकार से ये मैंने बताया, अलग अलग मुख्य रूप से कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहां स्वभाव, तो ये वाले जो बने थे, पहले तो बताया जाए किस अवस्था में हुई, म्योसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था में हुई और मुख्य रूप से इस दौरान ये जो बन रहे हैं ये क्या, न्यू क्रोमेटिड बन गए। क्या, न्यू क्रोमेटिड बने, यानी कि न्यू रिकॉम्बिनेंट हो गए, नेंट बन गए। क्या बन गए, न्यू रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो इसी के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या हुआ था, सीधे सीधे न्यू कैरेक्टर वाले एनिमल डेवलप हुए, न्यू कैरेक्टर वाले लिविंग विंग्स मुख्य रूप से डेवलप हुए थे। विशेष ध्यान दिया जाए तो यही मॉर्गन ने मीठी मटर मक्का एवं ड्रोसोफ्ला में एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था कि वहां मुख्य रूप से F2 जनरेशंस में क्या हुआ था कि न्यू रिकॉम्बिनेंट बनकर सामने आए थे। तो इस वजह से ये खोज मुख्य रूप से उस दौरान सामने आई थी। तो ये आपका क्या है, क्रॉसिंग ओवर की एक बार फिर से सुन लीजिए। सिनेप्सिस में क्या होता है, सिनेप्सिस की जो क्रिया है वह म्योसिस फर्स्ट की जाइगोटिन उपावस्था में होती है। इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम लंबाई में आपस में जुड़ जाते हैं और लंबाई में जुड़ने की क्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, क्लियर। तो बाइवेलेंट स्थिति। फिर आता है दूसरा पॉइंट, सीधे सीधे बताया जाता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम्स थे लंबाई में जुड़े थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये लंबाई में मुख्य रूप से विभाजित होते हैं। जब विभाजित होते हैं तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो कुछ स्थान पर मुख्य रूप से ये क्रोमोसोम जुड़े रह जाते हैं। तो उन प्लेस को जो जुड़े रहते हैं, जिन प्लेस से मुख्य रूप से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई यानी आदान प्रदान हुआ, देख रहे हैं, तो उन प्लेस को क्या कहा जाता है, क्याजमेटा कहा जाता है। तो ये जो अवस्था होती है ये म्योसिस फर्स्ट की पैचिटिन उपावस्था में मुख्य रूप से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया और डुप्लीकेशन हुआ। फिर आता है सीधे सीधे क्या कहा जाता है, टर्मिनाइलाइजेशन यानी उपांति भवन। उपांति भवन की क्रिया में मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या हो जाता है, जो क्याजमेटा बने, क्याजमेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग से किनारे की ओर सरकती है। क्याजमेटा कहां सरकते, किनारे की ओर जाते, धीरे धीरे किनारे पर जाकर मुख्य रूप से अलग हो जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को टर्मिनाइजेशन या उपांति भवन कहा गया, जिसके कारण मुख्य रूप से सीधे सीधे 4 क्रोमेटिड बने। इन 4 क्रोमेटिड में
दो कैसे थे, पैतृक थे, दो किस प्रकार के थे, पैतृक थे, और दो मुख्य रूप से किस प्रकार के थे, नए क्रोमेटिड बनते हैं, यानी न्यू रिकॉम्बिनेंट वाले क्रोमेटिड फॉर्म होते हैं। तो ये आपको अब क्या रिजल्ट निकला, यदि देखा जाए कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती थी, तो मैंने आपको कंप्लीट लिंकेज पढ़ा के आया था, मेल ड्रोसोफ्ला का एग्जांपल दिया था कि 100% जो ऑफ स्प्रिंग संतति बनती हैं वो पेरेंटल कैरेक्टर वाली बनती हैं। लेकिन इसी चीज को मैंने मेज में पढ़ाया, मेज में क्या बताया था कि पेरेंटल कैरेक्टर मुख्य रूप से थे, पेरेंटल कैरेक्टर थे 96.4% थे, और 3.6% जो बने थे वो न्यू रिकॉम्बिनेंट बने थे, यानी नए लक्षण वाले मुख्य रूप से मक्का के पौधे बने हुए थे। तो ये जो नए लक्षण 3.6 जो परसेंट बने थे, यही मुख्य रूप से इस क्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से डेवलप होते, अर्थात ये कहा जाए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से न्यू रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। तो लगा दिया जाए 25% ए बी वाले बने, 25% ए बी वाले बने, देख लीजिए ये और ये वाले, फिर 25% ए बी वाले बने, 25% कैसे बने, ए बी वाले, और 25% जो बनते हैं वह कैसे बनते हैं, ए और बी, यानी कि ये वाले जो बने ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के फलस्वरूप न्यू रिकॉम्बिनेंट हुए, क्या न्यू रिकॉम्बिनेंट मुख्य रूप से तैयार होते हैं। तो यही पूरी क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहलाती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया का क्या महत्व हो गया, सीधे सीधे क्या इंपोर्टेंट बता सकते हैं, यानी न्यू रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं इस क्रिया के फलस्वरूप, जीवों में विभिन्नता मुख्य रूप से इस क्रिया के फलस्वरूप आती है, धीरे धीरे ये विभिन्नता जब आगे बढ़ते चली जाती है तो एक न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, एक न्यू स्पीसीज मुख्य रूप से फॉर्म होती है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से जीन मैपिंग में भी किया जाता है, क्या इसका उपयोग जीन मैपिंग में भी होता है। तो यही पूरी क्रिया आपकी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। तो इसको एक बार आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए